रखा है कि एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। समझ में आ रहा है प्रश्न? फिर इसमें कह रहा है कि चालक ओमी है या अनओमी है, इसे हमें गणना स्पष्ट करना है। समझो, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी अपनी समझदारी बढ़ाओ, समझ में आ जाएगा क्या है कैसे नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक प्रतिरोध दे रखा हुआ है, ठीक है ना, एक कोई चालक दे रखा हुआ, प्रतिरोध की बात छोड़ दो, यहाँ पर एक चालक दे रखा हुआ है, ठीक है। जब हम यहाँ पर V वोल्ट बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर I धारा बहता है, तो हमारा इतनी बात I धारा बहता है। तो हम कुछ देर के लिए हम सारणी बनाते हैं। आप इसका एक नियम समझो कि जब V बढ़ाते हैं तो I भी बढ़ता है। यह आप लोग जानते होंगे, इसी को कहते हैं ओम लॉ। बोलो बात सही है कि नहीं? ओम लॉ कहते हैं, पक्का ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कितना ही है कि अगर हम सारणी के अनुसार देखें, अगर हम V को मान लो 10 लाते हैं और I तो हमारा 2 एम्पियर हो जाता है, ये वोल्टेज में हो जाएगा, और ये जो है धारा जो I है वो एम्पियर में होगा। समझ में आ रहा? बात को समझना, हर आना बिल्कुल भी नहीं। जब हम इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगाए तो धारा हमको मिल गया, यहाँ पर धारा मिल गया 2 एम्पियर। अगर हम 15 वोल्ट का लगा दिए तो हमको धारा मिल गया 3 एम्पियर। बात को समझना, क्योंकि क्या कह रहा है भाई, जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या करेगा? बढ़ेगा। यही तो है यहाँ पर। जब हम यहाँ पर 20 लगाएंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, जब हम यहाँ पर 25 लगाएंगे तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। देखो, जिस अनुपात से ये बढ़ रहा है उसी अनुपात से ये भी बढ़ रहा है। तो हमारा ये पढ़ने का नियम थोड़ी नहीं, हमारा ये पढ़ने का नियम है कि हर बार में R का मान क्या है, हर बार में क्या है, R का मान क्या है। तो देखो, अगर हम पहला वाले का चलते हैं तो V बराबर कितना है, मुझे बता दो 10, और I का मान कितना दे रखा है 2। तो आप यहाँ से R का मान निकालोगे, R बराबर क्या होता है, V बट्टे में I, और फिर इसका मतलब 10 बट्टे में 2 काट दोगे तो आ जाएगा 5, आ जाएगा ना? पक्का ना? क्योंकि V बराबर क्या होता है, I R होता है, पक्का। तो I बराबर क्या होता है बताओ मुझे, V बट्टे में I बराबर क्या होता है बताओ, V बट्टे में I। तो हम इसी का यूज कर रहे हैं। तो ये पहले वाले का हो गया 5, दूसरे वाले का मुझे बता दो, हो जाएगा 15 बट्टे में 3, तो कितना आ जाएगा बोलो 5। अच्छा, तीसरे वाले में देखो जरा, तो कितना है ये 20 बट्टे में 4, क्योंकि धारा यहाँ पर कितना 4 है, तो काट दो कितना जाएगा 5। तो अब देख रहा हूँ हर बार में 5 ओम आ रहा है। बात समझ में आ गया? तो बस इसी बात को बोलेंगे कि ये जो चालक है वो ओम का नियम का पालन कर रहा है। बात समझ में आ गया? अगर ये 5 ओम नहीं आता, गड़बड़ होता, तो समझ लो ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ओम का नियम का पालन सिद्ध करने के लिए कम से कम हमको 2 वोल्टेज पता होनी चाहिए, 2 धारा पता होनी चाहिए, तब हम यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे और देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। बात का यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, हमको तो क्वेश्चन भी भूल गया क्या दिया है। क्वेश्चन में पहला क्या दे रखा हुआ है, क्या मुझे बताओ? क्वेश्चन में पहला दे रखा हुआ V बराबर में 50 वोल्ट, ठीक है। I बराबर कितना दे रखा है मुझे बता दो, 2 मिली में एम्पियर। फिर दूसरे के वाले में क्या रखा है, मान लो V1 I1 मान लो, यहाँ पर मान लो आप V2 बराबर में कितना है 60 वोल्ट, I2 बराबर कितना है 3 मिली एम्पियर। अब यहाँ से ओम का, यहाँ से R1 का मान निकाल, R1 का मान यहाँ से निकालोगे क्या मिलेगा, V1 बट्टे में I1 बराबर 50 बट्टे में 2। तो यहाँ पर मिली में है ना, इसे बदल लीजिए 10 पर पावर माइनस में 3 मिली, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इतना तो हमारा है। चलो अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या रखेंगे, R2 बराबर कितना आ जाएगा
60/3 इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसको काट देंगे बाद 20 हो जाएगा, तो 20 गुणे में 10⁻3 ओम। और यहाँ पर देखिए कितना है, काट देंगे कितना आ जाएगा 25, यानी 25 गुणे में 10⁻3 ओम। बाबू देखो ये R1 जो है ना वो R2 के क्या बराबर नहीं है, बराबर क्या है नहीं है। इसीलिए ये जो चालक जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है अनओमी है, मतलब ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा है, ध्यान देना है। चलो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तब चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ये अलग से रूम है, ठीक है, ये अलग से कोई रूम है और इसमें जो टेम्परेचर है मान लीजिए T1 है, और हम किसी चालक को रखते हैं और उसका जो ओम जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए R में 1 है, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करेगा। तो ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई भी मान लीजिए यहाँ पर चालक रखा जा सकता है, कोई भी चालक, ठीक है। मान लीजिए कोई चालक है, इसका जो टेम्परेचर पूरे रूम का T1 है और यहाँ पर प्रतिरोध जो है R1 है। अगर हम इसी चालक को उठा करके टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो गया, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो R2 हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी बढ़ जाएगा प्रतिरोध, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा उस चालक का, ठीक है। तो हम लोग पहले ये पता लगाएंगे कि इसका मान कितना होगा। अगर इसका मान इतना है तो इसका मान कितना होगा। देखो इस बात के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी आप जब 2-4 बार समझने की कोशिश करोगे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। और आप हर बार एक ही फार्मूला लगाना, बार बार फार्मूला को चेंज मत करना। किताब में कुछ भी दिया है आपको कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन बस पढ़ना है, उसके बाद आराम से उसको सॉल्व करना है, बस समझ में आ गया। तो देखो समझो, जैसे कि मान लो यहाँ पर देखा जाए टेम्परेचर में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे क्या कि T2 में से T1 हम घटा देंगे, तो इसको बोलेंगे क्या, डेल्टा में T। अरे हाँ ना, क्योंकि इतना टेम्परेचर का परिवर्तन हो गया है डेल्टा में T, ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना है R2 का मान, हमको निकालना है R2 का मान। तो देखो पहले से तो R1 है, अब इसमें जो बढ़ेगा वो हमको जोड़ना है। पहले से उसका प्रतिरोध R1 है, अब जो प्रतिरोध बढ़ेगा अब हमको जोड़ना है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों जोड़ना, बल्कि बता नहीं सकते क्या, नहीं जोड़ोगे। कारण क्या है, किसी भी चालक का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये बात अपने दिमाग में रख लो। किसी भी चालक का अगर हम वातावरण में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब उसमें धारा कम जाने लगेंगी, रोकने वाला ज़्यादा हो जाएंगे धारा को। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, R1 में कुछ मान जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे यही आपको सीखना है, यही आपको जानना है, समझ में आ गया। तो देखो आपको बता दूं मैं कि R1 के रेस्पेक्ट में हम एक जोड़ेंगे अल्फा, इसके बाद डेल्टा में T। अभी पूछोगे अल्फा क्या है, अभी पूछोगे अल्फा क्या, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब मैं एक एक बात बताता हूँ, आपको जोड़ना क्या है, R1 के रेस्पेक्ट में अल्फा और डेल्टा T। इसको आप अल्फा अच्छे से बना दिया जाए, ए ठीक है, अल्फा डेल्टा T। अब अल्फा क्या है, मुझे एक बात बता दो ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं यहाँ पर चांदी रखता हूँ, तो चांदी का प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, चाहे मान लीजिए हम R1 की जगह पर मान लेते हैं 10 ओम है, ठीक है ना। और इसमें जब रखता हूँ तो मान लीजिए 15 बन जाता है, कितना बन जाता है, 15 ओम। तो ये चांदी था 10 से 15 हो गया। अगर मैं इसके अलावा मैं यहाँ पर लोहा रख दूँ तो क्या वो भी 10 से 15 होगा, नहीं। मतलब ये हुआ कि धातु भी अपना पहचान बताएगा, धातु भी अपना क्या करेगा, कुछ रियलिटी बताएगा, कहेगा कि भाई तुम चांदी थे तो तुम इतना प्रतिरोध बढ़ाएगा, बताए मैं लोहा हूँ तो मैं कुछ अलग बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, बात समझना। तो उसी बात को हम बोलेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी बात समझ में आ रहा, क्या बोला है ना, प्रतिरोध ताप गुणांक, मतलब प्रतिरोध का मान ताप के साथ साथ बढ़ना घटना, इसको हम बोलेंगे अल्फा। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिरोध ताप गुणांक, ये अच्छी बात है। या तो समझ में आ गया ना। तो
तो अब आपको इतनी बातें समझ में आ गया कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। अगर आप ताप घटा दोगे ना तो गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ताप के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है घट रहा है, समझ में आ गया। अच्छा, तो अब आप देखोगे क्या कि यही आपका फार्मूला है जो भी है। अब ये क्या है, ताप में परिवर्तन है, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, ताप में परिवर्तन, परिवर्तन, बस इतना ही जानना है। तो चलो हम लोग चीजें देखते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, प्रतिरोध में ताप गुणांक का मात्रक भी साथ साथ में समझ लो इसी वक्त। मात्रक भी क्या कहता है, उसमें आसान बात है, अगर आप थोड़ी सी दिमाग लगाओगे ना तो कठिन बन जाएगा, नॉर्मल दिमाग में समझो। ये प्रतिरोध ताप गुणांक इतना ही कहता है कि बाबू अगर ये सोना है, अगर ये सोना है तो कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस में हम इतना मतलब तो प्रतिरोध बढ़ा देंगे। कितना प्रतिरोध बढ़ा देंगे इसके ऊपर निर्भर करेगा। हमारा मन किया तो हम बता देंगे 0.5 प्रतिरोध बढ़ा देंगे, बात समझ में आ गई। तब इसी बात को बोलेंगे कि 0.5 पर डिग्री सेल्सियस, समझे, 0.5 पर डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, यही इसका मात्रक है, यानी पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस किसी चीज मान का पर डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया बात को। चलिए अब हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक अलग चीज, इसके बाद तो हम लोग न्यूमेरिकल को साफ करेंगे किताब का, ठीक ना। देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई T1 वातावरण जैसे दे रखा हुआ टेम्परेचर, यहाँ पर दे रखा हुआ मान लीजिए 50 डिग्री में सेल्सियस, ठीक है। और कोई चालक है उसका मान लीजिए मान दे रखा है 10, यहाँ पर मान लीजिए दे रखा है 10, ठीक है। और मान लीजिए इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, जो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लीजिए आप अल्फा में 0.2 पर डिग्री सेल्सियस, 0.2 पर डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कोई भी धातु है, सोना ही मान लेते हैं, ठीक है ना, चाहे जो मन करोगे मान लीजिए कोई भी धातु का है, ठीक है। अब पूछा गया कि अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस पर इतना ओम है तो वही पूछ सकता है कि अगर उसको बढ़ा करके 75 डिग्री सेल्सियस कर दें तब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो आप नॉर्मल बात को जाने तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 बराबर जो भाई पहले दे रखा उसमें हमको बढ़ाना है, बात समझ में आ गया। पहले हमको जो दे रखा उसमें हमको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है ये आपको चीज सीखना है। इसका मतलब 10 गुणे में 0.2 गुणे में इनके में अंतर, भाई अंतर कितना तापमान बढ़ा है। देखो 75 में आप क्या करोगे, 50 घटा दोगे तो कितना जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ ना, यानी 25 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो बढ़ाने वाले समय मतलब है जहाँ पर रख देंगे 25, पक्का, अरे हाँ यहाँ पर हो गया 25 हो गया। अब आप इसको गुणा कर दो, कोई दिक्कत है क्या, किसी को लग रहा है कि गलत हम लिखे बताओ, ठीक है चलो बाबू। तो इसका मतलब आप इसको गुणा कर दो तो 10 धन, यहाँ पर जब गुणा करो तो बाबू कितना बन जाएगा, इन दोनों का जो गुणा करते हो इनका पहले गुणा कर दो, ये हो जाएगा 250 गुणे में 0.2, तब यहाँ पर इनका गुणा कर दो, 250 गुना में 500 होता है, लेकिन आपका 25 बन जाएगा, 2 धन 250 गुना कितना आ जाएगा बाबू, 500 हो जाएगा ना, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। इसका मतलब कितना आ जाएगा बाबू लोग, 60। अच्छी बात है, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 60। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में अगर कोई गलती हो तो आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना। मेरा काम है कंसेप्ट को बताना। तो कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि पहले वाले प्रतिरोध में हमें प्रतिरोध के रेस्पेक्ट में मान को बढ़ा रहा है, वही हमको जोड़ना है बस, और कुछ भी नहीं। चलिए समझिए कौन सा था, हाँ जैसे एक क्वेश्चन इसमें दे रखा हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पर कमरे का तापमान दे रखा, मान लीजिए कोई एक कमरा है, ठीक है ना, आराम समझिएगा। उस कमरे का तापमान T1 में 27 डिग्री सेल्सियस है और उस समय वहाँ का जो प्रतिरोध है वो R1 बराबर में 100 ओम है। फिर क्या करते हैं, हम इसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर T2 है जो हमको ज्ञात करना है, और वहाँ का जो प्रतिरोध है R2 बराबर में 117 ओम है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा में किसका, उस धातु का जो हम रख रहे हैं 1.70 × 10⁻⁴ कितना होगा, -4 पर डिग्री सेल्सियस, यही ना है। अब इसको सॉल्व करो, इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग कि R2 का मान तभी आता है, ध्यान देना, R2 का मान तभी आता है कि जब हम R1 में कुछ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, R1 के रेस्पेक्ट में उसका टेम्परेचर,
इसका कहने का मतलब ये हुआ कि R1 इंटू में ताप गुणांक और परिवर्तन, क्या परिवर्तन है, T2 माइनस में T1, ताप में परिवर्तन डेल्टा T इसी को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मान दे रखा होगा कितना है यहाँ पर 117 बराबर में यहाँ कितना दे रखा है, इसका मान 100 प्लस इसका मान कितना है 100 इंटू ताप गुणांक कितना 1.70 इंटू न्यूटन पर पावर माइनस में 4 इंटू ये कितना है डेल्टा 2 माइनस में 20 में 7 डिग्री सेल्सियस चाहे मतलब डिग्री सेल्सियस। आपको क्या करना है, इसको आप देखिए प्लस के साथ ही है, इसका मतलब इधर जाएगा घट जाएगा, तो जब इस 117 में से जब 100 घटेगा कितना बच जाएगा 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 इंटू में 1.70 इंटू 10 पर पावर माइनस में 4 T2 माइनस में 20 में 7 हो गया। यहाँ से इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी सबको इसके उधार नीचे कर दोगे, यानी 17 बटे में क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो 100 इंटू आप इसका इसमें गुणा कर दोगे 170 बन जाएगा, इसका मतलब गुणा कर दोगे 170 हो जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ 170। इसके बाद काट दोगे एक बार यहाँ नीचे 10 बार आ जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिएगा तो 10 पर पावर में 4 बन जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, नीचे एक बार 10 है बराबर में 3 माइनस में 20 में 7। अब क्या होगा, इसको देखो ऊपर 4 बार है, नीचे एक बार कट जाएगा, ऊपर कितना बार बचेगा 3 बार बराबर कितना है T2 माइनस में इसका उधर कर दीजिएगा, ये इसका मतलब 1000 होगा, उधर करिएगा प्लस में क्या बन जाएगा 27 बराबर में T2 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा 127 T2। इसका मतलब इस रूम का जो टेम्परेचर है 1027 डिग्री में सेल्सियस। कुछ तो है किसी धातु के ताप प्रतिरोध का ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आपको जान ही रहे हो। अगर कोई धातु है ताप बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, याद रखना। समझना, बताना दो चीज, हमारे पास क्या है, एक चालक है, एक क्या है अर्धचालक है। अर्धचालक है, जब हम ताप बढ़ाते हैं चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है ताप बढ़ाने पर। तो ना सेल्सियस पर 3 ओम। हाँ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई आपका टेम्परेचर यहाँ पर क्या दिया T1 0 डिग्री में सेल्सियस, यहाँ पर R1 का मान कितना दे रखा है 3 ओम। फिर क्या दे रखा हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना हो गया। बाबू लोग बहुत अच्छा सवाल है, T2 बराबर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें कितना हो जाएगा R2 बराबर कितना दे रहा है 3.7 में 5 ओम। फिर क्या करा, किसी अज्ञात ताप पर प्रतिरोध 3.15 मतलब 3.15 ओम है। अब हमारे पास T3 आ गया, T3 आ गया, यहाँ पर हमको जांच करना है, लेकिन R3 का मान यहाँ पर दे रखा हुआ है 3.15 अज्ञात ताप का मान ज्ञात करना है। बाबू देखो यहाँ पर जो 2 मान जो दे रखा हुआ है, 2 मान वो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करने के लिए दिया है। बस जब प्रतिरोध ताप गुणांक का मान निकल जाएगा तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, जो मन करे हो। ध्यान से समझना बाबू, अगर हमको प्रतिरोध ताप गुणांक निकल गया मतलब अल्फा का मान निकल गया, तो अब हमारा अगर मन करेगा तो मैं यहाँ से यहाँ निकाल सकता हूँ, चाहे यहाँ से यहाँ निकाल सकता हूँ। नहीं समझे हमारी बात, नहीं समझे। आपका प्रतिरोध ताप गुणांक निकालना है, आपका अगर प्रतिरोध ताप गुणांक निकल जाएगा तो आप इसका कंपेयर यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। बात समझ में आ गया। लेकिन मैं तो बोलूँगा यहाँ से कंपेयर करना, कारण क्या है, जब यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये देखो 3.15 में से 3 घटाना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब
अब ये देखो ये वाला यहाँ से जो 0 से ये वाला घटाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से आसान है, यहाँ थोड़ा कठिन बन जाएगा, हल्का सा कठिन बनेगा, ज़्यादा कठिन नहीं बनेगा। तो मैं आपको दोनों से पहले से सॉल्व करके दिखा दूँ। चलो पहले आपको अल्फा का मान निकालना चाहिए ना, अल्फा का मान इन्हीं दोनों से निकालोगे तो कैसे निकलेगा जरा मुझे बता दो। इसमें से आपको ये घटाना है, इसका मतलब R2 तब आता है R1 में कुछ जोड़ते हैं, R1 के रेस्पेक्ट में क्या जोड़ते हैं, अल्फा इंटू में टेम्परेचर में परिवर्तन, मतलब 100 में से 0 घटा दो, 100 में से जब 0 घटा दोगे तो 100 ही तो आएगा, इसका मतलब आप 100 ही जोड़िए। मैं समझे हमारी बात। अगर मेरा मन करता तो मैं यहाँ पर लिख सकता था कि 100 माइनस में 0, अगर 100 में से 0 हटा तो 100 ही तो आएगा, इसमें क्या जरूरत है, बात समझ में आ गया। जब 0 से स्टार्ट रहे ना तो एक ही टेम्परेचर लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया। अब यहाँ पर क्या करा, 3.7 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इंटू में अल्फा का मान निकालना है, इंटू में क्या आ जाएगा 100। अब देखो इसको उधर ले आओगे तो 0.75 हो जाएगा बराबर 3 अल्फा में 100। मतलब ये हुआ कि इसके साथ 100 का गुणा कर दीजिए तब अल्फा लिखिए, इसको अब नीचे कर दीजिए तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 0.75 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू में 100। बोलिए हाँ है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो अल्फा का मान निकल जाएगा। इसका मतलब ये होगा आप ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 100 का गुणा, तब ये 10 खत्म हो जाएगा। देखिए 100 का गुणा करूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा बाबू लोग, केवल 75 बन जाएगा, और नीचे 3 इंटू में 100 इंटू में 100 आ गया, क्योंकि ऊपर नीचे 100 का गुणा किया था ना, तो बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर अल्फा, पीछे काट देंगे कितना बन जाएगा 25, ठीक है ना, पीछे काट देंगे 25 बन जाएगा, फिर 25 चौक में क्या बन जाएगा 100। अब आप उसको सब ऊपर करिए तो 1/4 यहाँ है, गुणे में 10 पर पावर माइनस में 2 है। बोलिए इसको ऊपर करूँगा माइनस में 2 होगा नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा था समझिए। यहाँ पर नीचे देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 मान लीजिए, 1/4 यहाँ पर गुणे हो जाएगा 10 पर पावर में 2। भाई 100 को आप 10 पर पावर 2 लिख सकते हो ना 2 बार, इसका मतलब इसको ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा 10 पर पावर में माइनस में 2, तो क्या बन जाएगा ये वाला अल्फा। अब इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको आप क्या बोलते हो बताओ, 0.25 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 2 प्रति डिग्री सेल्सियस बराबर में अल्फा। बोलो हाँ ना, इतना बात तो कंप्लीट हो गया ना, इतना बात तो कंप्लीट हो गया ना। इसका मतलब मुझे अल्फा का मान यहाँ से निकल चुका है, 0.25 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 2 प्रति डिग्री में सेल्सियस। अब जो पूछे वो निकालो। अब निकालना है आपको ये वाला T3, मतलब तीसरे टेम्परेचर पर कितना टेम्परेचर पर इतना प्रतिरोध हुआ था, इतना ओम हुआ था। इसको नोट करो तुरंत, मांगे का लगा। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि इतना हमको प्रतिरोधता गुणांक हमको, अब हमको इसी के सहारे से ये पता लगाना है कि T3 का मान कितना था तब उसका प्रतिरोध इतना ओम था। अब मुझे बस आप लोगों से इतना सवाल है, T3 का मान क्या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक आएगा कि कम में आएगा? आप लोग हमको इतना बता दो, आपका क्वेश्चन का जवाब इस क्वेश्चन में फंसा। आप बताओ कितना आएगा, अधिक आएगा कि कम आएगा? हाँ कम आएगा। मैं आपको बता दूँ आप लोग, एग्जाम में बहुविकल्पी जो पूछता है कंपटीशन एग्जाम में, मैं सच्चाई बता रहा हूँ बाबू, यहीं पर क्वेश्चन का आंसर का जवाब है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन मान लीजिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ A, B, C और ये D, मैं आपसे ऑप्शन दे देता हूँ 3। बात खत्म ना। हम एक दे दूंगा 100 से अंदर, जैसे मैं दे दूंगा यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस, क्या दे दिया 80 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा मैं दे दूंगा यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस, तीसरा मैं दे दूंगा 108 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद ये मैं दे दूंगा यहाँ पर ये 101 डिग्री सेल्सियस। चाहे मेरा मन किया तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 112 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से समझना हमारी बात को। ये देखो, जब हम 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के गए थे तब उसका प्रतिरोध 3.75 है, 100 डिग्री ले गए थे तो। लेकिन अब हमको 3.15 चाहिए, मतलब हमको 75 3.175 से कम चाहिए।
बात है कि नहीं? यानी टेम्परेचर हमको क्या करना है, कम रखना है। टेम्परेचर जब अधिक रख देंगे तो इसका मान क्या होगा, और बढ़ जाता। बोले बात है कि नहीं? तो इसका मतलब अब ये बात तय हो गया कि इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से क्या आएगा, कम में आएगा। अब जितना गदावी रहेगा कुछ खती हैं, जितना गदावी रहेगा काम है खटी हैं, लेकिन उनका सवाल का जवाब आप समझ में छिपा है। नहीं समझ पा मेरी बात? इस सवाल का जवाब इस ऑप्शन में ही छिपा है। समझ गए? तो बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना, मतलब उसका आंसर जो है 100 से कम ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझना गया ना? इसका आंसर जो 100 से कम ही आएगा। अभी कैसे आएगा अब आप लोगों को मैंने समझा दिया है। और कैलकुलेट थोड़ी सी आप लोग कंपटीशन एग्जाम में जब कभी भी, खासकर में IIT वालों को, नीट वालों को सब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूँ 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, बनता है। एक क्वेश्चन मान के चलो आता है और ऐसे ही आपको दे देगा। टैलेंट बच्चे रहते हैं, लेकिन जितना अच्छे टीचर आजकल तो बता भी दे रहे हैं, बच्चे जान भी जा रहे हैं, क्वेश्चन में घुमा पूछ रहा है वैसे ही। चलो ठीक है, तो हम लोग देखिए प्रश्नोत्तर पूरा हमको मिल चुका है। अब हम लोग सीधे यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसका कि अब क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायरेक्ट निकालो, सबसे आसान हो जाएगा। ये वाले बीच को छोड़ दो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक सबसे आसानी से निकलेगा। मतलब ये होगा R3 का मान तभी आएगा, R3 का मान तभी आएगा जब हम R1 में कुछ जोड़ेंगे। तो R1 के रेस्पेक्ट में हम अल्फा इंटू में ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन क्या आ सकता है, T3 माइनस में T में 1। अरे हाँ है ना, T3 माइनस में T में 1। हम भाई 1 वाला लेके चल रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि T3 वाला लेके चल रहे हैं। बात पक्का है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर, चलो यहाँ पर T3 का मान कितना दे रखा होगा, 3 पॉइंट में 1 में 5 इक्वल टू, इसका मान कितना दे रखा है 3 प्लस 3 इंटू 1, इसका मान कितना है 0 दशमलव में 2 5 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 2 इंटू, इसका मान कितना, T3 का मान को क्या करना है, जांच करना है। इसका मान कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 ना घटा, खत्म कर दो, वाले हटा दो, देखो आसान हो गया, यहाँ से आसान हो गया। अगर यहाँ पर ये लगाते ना तो लिखते माइनस में कुछ करके, बात समझ में आ गया। अब ये वाला लगा नहीं है, अब यहाँ से काम हो जाएगा, इसका भी हेल्प कर देना। तो कितना बन जाएगा, दशमलव में यहाँ पर 1.5 हो जाएगा बराबर 3 इंटू में, चल तो इसका अब नीचे कर दो। यहाँ पर जब नीचे करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 में 1.5 बच्चे, नीचे कितना हो जाएगा, चल तो क्या करोगे, इसको काट दो, काटोगे ना तो काटो, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 बचे 75 कट जाएगा, क्योंकि 15 बचे 75, ठीक है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ऊपर आगे तरफ बताओ मुझे, ये सही बात है ना, आप भी लोग ध्यान दे रहे हो। 1/, कितना हो जाएगा पर ये 1/5 मिला है ना, 1/5 गुण कितना हो जाएगा 10 पर पावर में 2 बराबर में क्या हो जाएगा T3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 5 बराबर में कितना हो जाएगा T में 3। तो इसका मतलब इसे आप काट दोगे तो कितना बन जाएगा 20, यानी T3 का जो मान आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हाँ, किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है, बढ़िया बात है। मान लीजिए कोई 100 डिग्री सेल्सियस का वातावरण है, कोई इतना तो पानी भरे लगे नहीं, इसको बोलो आप T1। यहाँ पर कितना है, R1 कितना हो जाएगा 100 में ओम, तो कोई फिलामेंट है, फिर क्या कर रहा है 400 डिग्री सेल्सियस पर इसका फिलामेंट 200 हो जा रहा है, यानी मान लीजिए कोई डिग्री सेल्सियस है, इसको बोलोगे आप T2 बराबर में 400 डिग्री सेल्सियस। अब इसका प्रतिरोध कितना हो जा रहा है, R2 बराबर कितना हो जा रहा है 200 ओम।
ये ओम हो गया। ठीक है, फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक ज्ञात करना, प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना, यानी अल्फा का मान जाता है। ये तो आसान है जी, ये तो आसान है। क्या सबसे पहले समझो, आप लोग जो पढ़ रहे थे कि मान लीजिए आपको पास मैं बताना चाहूँगा एक फार्मूला है। मान लीजिए ये है T बराबर में 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T बराबर में 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री से बढ़ करके मान लीजिए केवल 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके हम T डिग्री सेल्सियस तक ला देते हैं और तब उसका प्रतिरोध जो है R1 से बढ़ करके R2 हो जाता है। क्या हो जाता है? R2। ठीक है ना, तो हम इसको R1 ना मान करके हम इसको R0 मानते हैं, चाहे R0 मानो। 0 भी करना गलत नहीं है, बहुत लोग बहुत मतलब गलत मानते हैं। कारण क्या है कि R0 बोलो या R0 बोलो, मतलब एक ही है। लेकिन आप पूछोगे कि R0 कहना कैसे सही है, भाई तब ये नीट के बुक में देखो, नीट के बुक में लिखा हुआ है ये बात कि R0 कहना गलत नहीं है, वो भी एक सही है। अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ, R0 बोलोगे तो भी सही है, R0 बोलोगे तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनका टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर R0 है, यहाँ पर R1 है, मान लीजिए चाहे RT मान लीजिए। RT क्यों? RT इसलिए कि T डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है। T डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध है, इसे हम RT बोल देंगे। तो ना आरती का लड़की का नाम होता है आरती या आरती, समझना क्या? तो हमको आरती निकालना है, समझो, आरती हमको निकालना है। तो आरती का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका प्रतिरोध जोड़ेंगे, यानी R0 प्लस फिर R0 में हमको इसका प्रतिरोध ताप गुणांक के साथ में इसका टेम्परेचर में कितना अंतर हुआ है मुझे बताइए। T डिग्री सेल्सियस में से आप 0 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, सेल्सियस को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। T में से आप 0 घटा देंगे, इसका मतलब ये निकल जाएगा RT इक्वल टू में R0 प्लस में R यहाँ पर अल्फा इंटू में T, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला बन गया, यहाँ पर भी R0 है, यहाँ पर भी R0 है, तो R0 से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 प्लस, यहाँ पर क्या बच जाएगा बाबू? 1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा अल्फा T डिग्री सेल्सियस, यही रहने दो, अल्फा T हो जाएगा। चलो समझना क्या? तो ये आपका RT पर ये फार्मूला यहाँ पर ये बन गया। तो बाबू एक काम करते हैं हम दोनों के लिए, अब ये फार्मूला नोट कर लोगे, ये फार्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से, तो उसके बाद हम इसको अलग से नोट कर लेता हूँ। फार्मूला मेरा आया है कि RT इक्वल टू में R0 इंटू में 1 प्लस क्या बन जाएगा? अल्फा इंटू में T। चलो, तो अब हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। एक मिनट, अब यहाँ हम इसका प्रयोग करने जा, ध्यान दीजिएगा। हमको ज्ञात करना है प्रतिरोध ताप गुणांक। चलिए देखिए, तो फार्मूला क्या करता है? R3 इक्वल टू में कितना है इसका? R0 1 प्लस में कितना जाएगा? अल्फा में T। तो देखो बाबू, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध इतना है, तो आप लिखो इस बात को, इस बात का आप लिखो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, प्रतिरोध का मान, तो क्या लिखोगे? RT का मान कितना जाएगा? 100 बराबर, अब देखो इसमें सिंपल करना ही है कि ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस इसका मान है, तो ये ओरिजिनल इसका मान है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप लिखोगे 100 बराबर में, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बताओ, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये R0, ठीक है ना। ये पहले का है, ये पहले का है, तो फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर अल्फा जो हमको निकालना है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 100 डिग्री, मतलब ये 100 में अल्फा लिख लीजिए, 100 में अल्फा। इसी प्रकार 200 कितना है? 400 है, 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान,
तो क्या लिखोगे बाबू लोग यहाँ पर ये 400 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आर नॉट 1 प्लस में कितना मान लिया दे रखा है इसका बताइए। उल्टा लिख दे रही प्रतिरोध का मान 200 है ना, प्रतिरोध का मान 200 है, प्रतिरोध का मान यहाँ डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा 400 अल्फा। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण इसको सॉल्व करना, मैंने दोनों के लिए अलग अलग कर दिया, ये इसके लिए यहाँ कर दिया और इस वाले के लिए यहाँ पर कर दिया, दोनों का समीकरण बन गया। अब आप दोनों को भाग दे दो, भाग देकर के खत्म करना है, ये वाला क्या करना है खत्म करना है। जैसे ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो तो हम यहाँ पर लिखते हैं तो जैसे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दो, चाहे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दो तो मतलब हो जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लेने पर जैसे भाग लो क्या बन जाएगा बाबू 100 अपान में क्या हो जाएगा नीचे सर यहाँ पे ठीक रहेगा तो ये क्या बन जाएगा आर नॉट 1 प्लस में 100 अल्फा बट्टे, ये हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस में 400 था ना अल्फा है देखो, ये वाला क्या हो जाएगा कंटिन्यू 100 से क्या बन जाएगा 1 बट्टे में 2। तो ठीक है बाबू लोग इसको सॉल्व करना है। मेरे पास मान आ गया है 1/2 इक्वल टू ये कितना आ गया ऊपर 1 प्लस में ये वाला आर नाम खत्म हो चुका है तो 1 प्लस में क्या बन जाएगा 100 में अल्फा अपान नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस में 400 में अल्फा। अरे हाँ ना, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करके पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस में 400 में अल्फा इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या बन जाएगा 2 प्लस में 200 में अल्फा। अब आप देखो इसको मान के ले जाकर यहाँ घटा दो और इसको इधर ला के घटा दो, इसको जब घर करोगे क्या बन जाएगा 400 अल्फा इधर है पहले से और इसको ले जाके घटा दो 200 अल्फा हो जाएगा घट करके। अब यहाँ पर इसको इधर कर देना तो 2 माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखो घट जाएगा 200 में से क्या बन जाएगा 200 हो जाएगा 200 अल्फा इक्वल टू 2 में से जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/200 पर डिग्री सेल्सियस, यही इसका क्या है साफ गुणांक है। कल का न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम कुछ आज फार्मूला लिखवा देते हैं, तो आप अपने दिमाग में रखना किसी भी हालत में तो कंफ्यूज बताओ अनुगमन वे का फार्मूला कोई मुझे बताए, आपने भूल गए ना पक्का बताना, बता अनुगमन वे का फार्मूला आएगा तो क्या होता है मुझे बता दो ANVDE, इसको आप याद रखो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अच्छा आप याद करो, यह एक इलेक्ट्रॉन की आवेश है, ये होता है द्वितीय वेलोसिटी अनुगमन वेग, ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये होता है धारा। इतना फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए बार बार लिखा करो, इसको बार बार लिखा करो, कभी कहीं मन में विचार किया करो। चलो अच्छा, अब हम सभी जानते हैं कि I बराबर क्या होता है V बट्टे में R होता है ना, I बराबर क्या होता है V बट्टे में R, P बराबर क्या होता है V इंटू में I होता है ना, V इंटू में I। ये सब फार्मूला कल से बाद उपयोग करेंगे, 2-4-5 न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये सब आएगा कल से बाद यही न्यूमेरिकल लगेगा यही सब का। इसके बाद हम भी I का मान आ रही है तो लिखते हैं यहाँ से I का मान, यहाँ से अगर I का मान लिखेंगे क्या बन जाएगा V इंटू में I का मान क्या लिखेंगे V बट्टे में R, तो 2 बार V हो गया, इसका मतलब क्या बन गया V स्क्वायर बट्टे में R हो गया ना, 2 बार V बन गया, इसका मतलब क्या लिखोगे V स्क्वायर बट्टे में R। अरे हाँ ना, इसका मतलब बाबू ने P का मान आपको अभी क्या मिला VI मिला है और क्या मिला V स्क्वायर बट्टे में R मिला है। अरे हाँ ना, इतना मिल गया। अच्छा अब आप जानना चाहोगे यहाँ पर V का भी मान रख सकते हो, V बराबर क्या आता है IR होता है ना, IR भी यहाँ रख दो, और जब बाबू V का मान IR रख दोगे I इंटू में R रख दोगे
तो पहले से भी आई है, तो ये आई मिल करके क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इंटू में आ। यानी आपको अब पी का मान तो 2 3 मिल गया, मिल गया ना पी का मान। तो पी क्या है बताओ, पावर मतलब शक्ति है, ठीक है ना। इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना। इसको भी अपने दिमाग में रखो, ये भी रखो, समझ में आ गया। अच्छा, और मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से रखो। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कोई मुझे बताया। कार्य बराबर शक्ति गुणे में, शक्ति गुणे में समय। कार्य कितना कार्य कर रहा है, W बराबर शक्ति का मतलब T या गुणे में समय का मतलब T। बात को ध्यान से समझो। कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति गुणे में समय। अगर कार्य में W बराबर 3 2 में T। अब P का मान देखो, P का मान कुछ भी रखो, इनमें से कोई भी रखो, सब फार्मूला भागा क्या है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो, W बराबर P का मान बता दो VIT, और क्या रखो बताओ P का मान V²R/2 में T। फिर क्या रख सकते हो बताओ, I²R में T। ये सब क्या बन गया, कार्य। हमने क्या किया, पावर में T का गुणा कर कार्य निकल गया। बोले फार्मूला क्लियर हो गया। यहाँ पर हम कुछ फार्मूला यहाँ पर और बता देते हैं, ध्यान से समझ लो। ये भी अपने दिमाग में खड़ा रखना, एक भी फार्मूला छूटे ना, सब दिमाग में रहे, तभी हम सब मिलकर लगा पाएंगे, समझ आ गया। अच्छा, अब देखो क्या यहाँ पर आगे, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मतलब उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। समझा। यम का मान मतलब क्या होता है, जो कण है उसकी द्रव्यमान। अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसको बोल देंगे क्या, m में e। इलेक्ट्रॉन की गति लेंगे तो इसे बोलेंगे दृष्टि वेलोसिटी, अनुगमन वेग। यानी वही मान तो है यहाँ पर। अनुगमन वेग निकालने के लिए क्या करते हो, आई बच्चे में क्या लिखते हो आप लोग, ANE बोले, लिखते हो नहीं लिखते हो, यहाँ पर है अनुगमन वेग का फार्मूला। तो आप इसके जगह पर ये बात लिख सकते हो, I/में ANE का गोल स्क्वायर, तब ना इलेक्ट्रॉन का वेग होनी चाहिए। यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा, हाफ लग जाएगा। ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा किसका, जो आपका इलेक्ट्रॉन का। तो ये आपके फार्मूला कल याद होनी चाहिए, इसी सबसे न्यूमेरिकल लगेगा। चलो आज के लिए भौतिक विज्ञान की घटना है।